नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIE 141 के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा बॉक्सर विद्रोह। इससे पहले 4 चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं। आशा है वो सभी चैप्टर आपने जरूर पढ़े होंगे और वो सारी चीज़ें आपको समझ में भी जरूर आई होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि हमें यह पता चल पाए कि चीज़ें आप तक सही तरीके से पहुँच पा रही हैं या नहीं पहुँच पा रही हैं। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि चीन के इतिहास में बॉक्सर विद्रोह का क्या स्थान है, बॉक्सर विद्रोह के क्या कारण थे, बॉक्सर विद्रोह में कौन कौन से लोग शामिल हुए और चीन के राजवंश ने और जो यूरोपियन शक्तियां थीं उन्होंने किस प्रकार से इस विद्रोह को देखा और किस प्रकार से इस विद्रोह को ख़त्म किया। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बॉक्सर विद्रोह से संबंधित होगा। बॉक्सर विद्रोह की बात की जाए तो इसे ई हेतुआन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बॉक्सर विद्रोह के कारण क्या थे और आखिर वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस विद्रोह में अपना समर्थन दिया। तो जब हम बॉक्सर विद्रोह की बात करते हैं तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि बॉक्सर विद्रोह को बॉक्सर विद्रोह ही क्यों कहा जाता है। तो देखो, जब भी ना आप बॉक्सर वर्ड सुनते होंगे तो आपके सामने ना मुक्केबाजी आती होगी। तो बॉक्सर विद्रोह को मुक्केबाजी विद्रोह भी कहते हैं और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई इस आंदोलन में जितने भी लोग शामिल हुए थे उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो चीनी युद्ध कलाओं का अभ्यास करते थे और जिनमें बॉक्सिंग मुख्य थी। यानी कि बॉक्सर विद्रोह को बॉक्सर विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आंदोलन में जितने भी कार्यकर्ता भाग ले रहे थे उनमें से मैक्सिमम बंदे ऐसे थे, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ऐसे थे जो युद्ध कलाओं की प्रैक्टिस करते थे और इन युद्ध कलाओं में भी बॉक्सिंग मेन थी। तो बॉक्सरों का विद्रोह था इसलिए इसे बॉक्सर विद्रोह कहा गया। बॉक्सर विद्रोह की बात करें तो ये सन 1900 के आसपास शुरू हुआ है। इस विद्रोह को ई हेतुआन आंदोलन भी कहते हैं। कुल मिलाकर हिस्ट्री में बॉक्सर विद्रोह को एक किसान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। लास्ट क्लास में हमने ताइपिंग विद्रोह पढ़ा था। ताइपिंग विद्रोह भी एक किसान आंदोलन था और बॉक्सर विद्रोह भी एक किसान आंदोलन है। अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है। बॉक्सर विद्रोह की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? सन 1900 के आसपास से। इसे ई हेतुआन आंदोलन भी कहते हैं। ये किसानों का एक ग्रुप है। ई हेतुआन का मतलब होता है सदाचारिता और तालमेल। यानी कि ये जो वर्ड है ई हेतुआन, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सदाचारिता और तालमेल। यानी कि हमें एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना है जिसमें सभी लोगों का मिनिमम कोऑर्डिनेशन हो, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हों। ये जो संगठन है ई हेतुआन, इसकी जो शुरुआत हुई चीन के सांडुंग शहर से हुई। यानी कोई आपसे पूछे बॉक्सर विद्रोह का नाम बॉक्सर विद्रोह क्यों रखा, तो आप बोलोगे भाई बॉक्सर विद्रोह का नाम बॉक्सर विद्रोह इसलिए रखा क्योंकि इस आंदोलन में जितने भी कार्यकर्ता थे उनमें से मैक्सिमम बंदे ऐसे थे जो युद्ध कलाओं की प्रैक्टिस करते थे और मुक्केबाजी करते थे। तो ये मुक्केबाजों का विद्रोह था, इसलिए इसे बॉक्सर विद्रोह कहा गया। कोई पूछे आपसे इसे ई हेतुआन आंदोलन क्यों कहते हैं, तो आप बोलोगे ये किसानों का विद्रोह था और ई हेतुआन का मतलब होता है सदाचारिता और तालमेल। तो ये एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें मिनिमम कोऑर्डिनेशन हो और लोग एथिकल वे में रह सकें। तो ये तो बात हो गई बॉक्सर विद्रोह के इंट्रोडक्शन की। इस विद्रोह में निशाना किसको बनाया गया? तो इस विद्रोह में निशाना बनाया गया उन ईसाई धर्म प्रचारकों को जो यूरोप से आकर चीन में ईसाई धर्म को फैला रहे थे, बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तित कर रहे थे, लोगों को क्रिश्चियनिटी में ढाल रहे थे। तो ऐसे में जो बॉक्सर लोग थे, इन लोगों ने ईसाई जो धर्म प्रचारक थे, जो मिशनरियाँ थी, उन्हें पीटना शुरू करा। उनके जो चर्च थे उन्हें तोड़ना शुरू करा। तो ये तमाम चीज़ों को और भी विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर का इंट्रो यही हमें कहता है। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जब बॉक्सर विद्रोह शुरू हो रहा है 1900 के आसपास, उस समय चीन की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति कैसी है, यानी कि चीन की सोसाइटी कैसी है और चीन की इकोनॉमी कैसी है। तो देखो, चीन की सोसाइटी और इकोनॉमी की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में हेडिंग्स बना रखी हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर में यूज़ कर लेना। सीन ये होता है कि 19वीं सेंचुरी के आसपास की जब हम बात करते हैं तो इस दौरान चीन में जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ती है। अब देखो, जब किसी देश की जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ती है तो उसमें एजुकेटेड मेंबर भी बढ़ते हैं। तो ऐसा यही हुआ चीन के साथ। तो चीन की जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ी, इसी वजह से एजुकेटेड लोग भी बहुत ज़्यादा बढ़े। अब एजुकेटेड लोग बढ़े तो उन्हें नौकरी चाहिए और चीन के राजाओं के पास उनके लिए नौकरी नहीं थी। जब लोगों के पास नौकरी नहीं होगी तो बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी, सरकारी नौकरियों के लिए होड़ मच जाएगी जैसे इंडिया में इस समय है। तो 19वीं सेंचुरी की अगर आप सामाजिक स्थिति देखोगे, चीन की जनसंख्या दबादब बढ़ रही है, एजुकेटेड पर्सन भी बढ़ रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, सरकारी नौकरियों के लिए होड़ मच रही है, रिसोर्सेस यानी कि जो संसाधन यूज़ करता है इंसान वो कम हो रहे हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं।
जो उस समय छिंग वंश चीन में शासन कर रहा था, उसके पास ऐसा कोई भी प्रशासनिक ढांचा नहीं था, यानी कि ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं थी कि वो जनसंख्या के हिसाब से पॉलिसी बना सके। परिणाम ये हुआ कि पढ़े लिखे लोग तो बढ़ते गए, नौकरी की होड़ बढ़ती गई और हर जगह भ्रष्टाचार फैल गया, नेपोटिज्म फैल गया, घूसखोरी होने लगी, भाई भतीजावाद यानी कि लोग अपने ही बंदों को नौकरी में लगवाने लगे और बड़े पैमाने पर डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, पक्षपात होने लगा। कन्फ्यूशियस लोगों के सिद्धांत जो थे उसमें कमी आई और व्यक्तिगत गुट यानी कि लोगों के पर्सनल गुट बनने लगे। परीक्षा व्यवस्था बेकार हो गई, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाने लगे और न्याय प्रशासन बिल्कुल बेकार हो गया। यानी कि जब आपसे 19वीं सेंचुरी की चीन की सामाजिक स्थिति की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है भाई, जनसंख्या में वृद्धि से क्या होता है, बड़े पैमाने पर जो एजुकेटेड पर्सन है, शिक्षित पर्सन है, वो आते हैं, बट उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, तो बेरोजगारी की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। लोग अपने भाई भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को ही नौकरी में रख रहे हैं, तो इससे भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार कुछ कर नहीं पा रही, केवल करों में बढ़ोतरी करती जा रही है, तो लोगों में क्या हो रहा है, विरोध की भावना आ रही है। अब जब इतनी सारे खेल एक साथ होता है तो गरीब इंसान जो है वो पिस जाता है इस चक्की में। सेम यही हुआ चीन में। चीन में किसान पिसता चला गया। जिन अधिकारियों को किसानों पर निगरानी रखने का काम किया गया था कि वो टैक्स वसूलेंगे, उन्होंने टैक्स इतने ज़्यादा वसूलने शुरू कर दिए कि बड़े पैमाने पर किसान पिस गया। जो छिंग सरकार थी वो सेना, राज दरबार के खर्चों पर बहुत खर्च कर रही थी और इस सब खर्च को निकाला कहाँ से जा रहा था, किसानों से। किसानों पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था, किसानों पर भारी मांगे लगातार बढ़ती जा रही थी और किसानों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार किया जा रहा था। अब कोई व्यक्ति खेती भी कर रहा है, टैक्स भी दे रहा है और पिट भी रहा है, तो विद्रोह करेगा नहीं करेगा? तो बॉक्सर विद्रोह का कारण था 19वीं शताब्दी की 19वीं सेंचुरी की चीन की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। जनसंख्या ताबड़तोड़ बढ़े जा रही है, बेरोजगारी बढ़े जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़े जा रहा है और उसके बाद गरीब किसान पर टैक्स भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में गरीब इंसान करे तो करे क्या? जिन सरकारी सेवाओं को पहले बहुत अच्छा माना जाता था वही इसकी प्रगति में बाधा बढ़ गई। अधिकारी लोभी हो गए, लालची हो गए, भ्रष्टाचार करने लगे, जनता पर मुसीबत थोपने लगे और रही सही कसर प्रभु ने पूरी कर दी जब अकाल और बाढ़ जैसी आपदाएं आ गई। तो गरीबी में, कंगाली में आटा गीला होता है जब नेचुरल डिजास्टर आ जाती हैं। तो अकाल और बाढ़ जैसी जब आपदाएं आई तो सरकार से जनता सरकार की तरफ देखती है और सरकार सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनी रही। सरकार ने इन सबको कुछ नहीं कहा। परिणाम विद्रोह तो होना ही होता था। सरकार बड़े पैमाने पर कमजोर होती जा रही है, जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, टेक्नोलॉजी का विकास बिल्कुल पूरी तरीके से रुक गया है। एक राइटर हैं बहुत बड़े जिनका नाम है जॉन फेयरबैक, वो ये कह रहे हैं मानव शक्ति बहुत ज़्यादा हो गई है। जब इंसान जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो क्या होता है, मजदूरी ना सस्ती हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लेबर हो जाते हैं तो हर एक बंदा सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अनाज के लिए अब इनके लोगों के पास खाना नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं, जमींदारों से जुड़ जा रहे हैं। मजदूर, गुंडे और लड़कियां जमींदारों को दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर इंसानों की तस्करी हो रही है। बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर भीख मांग रहे हैं, वेश्याएं बन रही हैं लड़कियां, अपराधी हो रहे हैं लोग बाग। आत्मनिर्भर किसान बेचारा बेकार होता जा रहा है, या तो भूख से मर जा रहा है या जमींदार के गुंडे बन जा रहा है। ये थी चीन की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ की जो आप हेडिंग बना सकते हो वो ये बना सकते हो। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बॉक्सर विद्रोह के दौरान चीन की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो ये मैंने हेडिंग बना रखी है, जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, करों में बढ़ोतरी, प्राकृतिक आपदाएं, अधिकारी वर्ग और जमींदारों के प्रभाव में वृद्धि। तो 19वीं सेंचुरी की चीन की सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी? आई होप सो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो बात हो गई चीन की सोसाइटी की, इकोनॉमी की। अब हम बात करेंगे चीन में जो बाहर की शक्तियां हैं, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ये सब चीन को किस तरीके से देख रहे हैं, यानी कि चीन में साम्राज्यवाद कैसे फैल रहा है। तो देखो, पिछले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि अफीम युद्ध में चीन की हार हो गई थी। चीन के ऊपर बहुत सारी संधियां थोप दी गई थी। पश्चिमी ताकतों ने चीन पर अपनी मनमानी कर रखी थी। चीन को वो जैसा कहते थे चीन को वैसा करना पड़ता था। तो ऐसे में चीन को क्या लगातार अपमान सहना पड़ रहा था, बेइज्जती सहनी पड़ रही थी और बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा अमाउंट चीन को इन विदेशी शक्तियों को देना पड़ रहा था। अब ऐसे में क्या हुआ, चीन से व्यापार करने के लिए बड़े पैमाने पर बिचौलियों को एक बहुत बड़ा वर्ग आ गया जिसे कैंप्रेडोर कहा जाता है। इन बिचौलियों ने बड़े पैमाने पर अपना कमीशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब देखो, यूरोपियन शक्तियों ने जब चीन के साथ संधि करी, चीन पर बेमतलब की संधियां थोप दी गई, चीन से व्यापार करना शुरू किया गया,
चीन में ईसाई मिशनरियों को भेज दिया। अब जो ईसाई मिशनरी आई इन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को क्या कर दिया, लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया, उनका धर्म परिवर्तित करना शुरू कर दिया। तो चीन के समाज में, चीन की अर्थव्यवस्था में, चीन की संस्कृति में, चीन के धर्म में, चीन की भाषा में हर जगह बाहरी लोग घुसपैठ करने लगे। चीन के लोगों ने सोचा कि हम अपने में सुधार करें, हम शिक्षा में सुधार करें, सेना में सुधार करें, साइंस और टेक्नोलॉजी में सुधार करें, कानून में सुधार करें। चीन के लोग ये सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। और इन सुधारों के बाद हम छठे चैप्टर में पढ़ेंगे, 100 दिन के सुधार चैप्टर का नाम ही होगा। यानी कि चीन की सरकार ने सोचा कि हम इन यूरोपियन से बचने के लिए क्या करें। एक तरफ तो यूरोपियन क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, जापान है, रशिया है, जर्मनी है, ये सब चीन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब चीन के लोग सोच रहे हैं यार कि हम इतने मॉडर्न कैसे हो पाएं जो इनकी बराबरी कर पाएं। तो चीन के लोग अपने यहाँ 100 दिनों के सुधार का कार्यक्रम चलाएंगे, जिसकी बात हम चैप्टर नंबर 6 में करेंगे। तो हम ये पढ़ रहे हैं बॉक्सर विद्रोह का कारण क्या है। तो बॉक्सर विद्रोह का कारण चीन की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां तो थी, साथ में यूरोपियन दृष्टिकोण भी था, साम्राज्यवाद भी था। बड़े पैमाने पर पूंजीवाद फैलता जा रहा था। पूंजीवाद का मतलब ये है कि बड़े बड़े देश बड़े पैमाने पर यहाँ पर अपने पैसा लगाएंगे और बड़े पैमाने पर यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और ये सारा का सारा प्रॉफिट अपने स्तर पर होगा। इधर जो चीन है वो जापान से हार भी जाएगा, तो जापान की एंट्री भी हो जाएगी। जापान चीन से एक संधि करेगा, शिमोनोस्की की संधि। इस संधि में वो चीन के बहुत बड़े बड़े क्षेत्र क्या करेगा, कब्जे में ले लेगा और जापान को ये भी इजाज़त मिल जाएगी कि वो चीन में अपने कारखाने चला दे। तो अब तक की बात इतनी सी है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया ये सब तो चीन में एंट्री कर ही चुके हैं। अब एंट्री कर रहा है जापान। जापान चीन में एंट्री कर रहा है, वो उसे हरा दे रहा है, उसके साथ एक संधि कर रहा है, शिमोनोस्की की संधि। इस संधि के बाद जापान को ये इजाज़त मिल गई कि वो कारखाने खोलें। जब जापान को ये अधिकार मिल गया कि वो कारखाने खोलें, तो ब्रिटेन ने कहा भाई मैं भी कारखाने खोलूंगा, फ्रांस ने कहा मैं भी कारखाने खोलूंगा, रशिया ने कहा मैं भी कारखाने खोलूंगा। और ये सारे के सारे जो अधिकार हैं दूसरों को भी मिल गए और ऐसे में बड़े पैमाने पर ऐसे कारखाने चीन में खुलने लगे। जापान ने चीन पर युद्ध का हर्जाना थोप दिया, करोड़ों रुपए का। ऐसे में वो पैसा चीन के पास था नहीं, चीन को वो पैसा रूस से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, जर्मनी से उधार लेना पड़ा। अब जब आप किससे पैसा उधार लोगे तो बदले में उन्हें कुछ दोगे भी, विशेष अधिकार दोगे। बड़े पैमाने पर इन्होंने इनसे ब्याज वसूला। कुल मिलाकर इस संधि में जापान ने चीन के लियाओडुंग और ताइवान जैसे क्षेत्र कब्जे में कर लिए और चीन के बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं वो इन यूरोपियन ताकतों के बीच में आ गए। रूस, महान चीन की जो दीवार थी उसके आसपास के क्षेत्र रूस को मिले, यांगसी घाटी इंग्लैंड को मिली, शांडुंग वाला क्षेत्र जर्मनी को मिला और फ्यूजिन जापान को मिला, गुआंगडोंग, गुआंगशी और ईरान के बड़े हिस्से फ्रांस को मिले। तो इस प्रकार से फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, रशिया इन सब ने चीन के बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बॉक्सर विद्रोह के कारण क्या हैं, तो बॉक्सर विद्रोह का पहला कारण आप बताओगे चीन की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, फिर आप बताओगे साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद में आप बताओगे जापान ने किसको हरा दिया, चीन को हरा दिया। जापान ने चीन को हराया तो कौन सी संधि करी, जापान ने जब चीन को हराया तो उसने संधि करी शिमोनोस्की की संधि। इस संधि में उसने क्या करा, कारखाने खोलने की इजाज़त मांग ली। जब जापान को कारखाने खोलने की इजाज़त मांगी तो रशिया ने भी यही कहा, ब्रिटेन ने भी यही कहा, जर्मनी ने भी यही कहा और उन सबको भी कारखाने खोलने की इजाज़त मिल गई। बड़े पैमाने पर विदेशी लोग चीन में आकर बसना शुरू हो गए और केवल बसने ही नहीं शुरू हुए, उन्होंने अपना धर्म फैलाना शुरू कर दिया, धर्म का लबादा पहनना शुरू कर दिया, बड़े पैमाने पर चर्च का निर्माण करना शुरू कर दिया, धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। बॉक्सर विद्रोह इसीलिए हुआ क्योंकि वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने आप को बचाना चाहता था। ये विदेशियों के खिलाफ एक विद्रोह था। बॉक्सर लोग पता है क्या कहते थे कि दो प्रकार के शैतान होते हैं। एक शैतान तो वो हैं जो विदेश से आए हैं और एक शैतान हमारे देश में ही हैं जो जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है। यानी कि एक शैतान तो वो हैं जो धर्म परिवर्तन करवाने आए हैं और एक शैतान वो हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है। ये बात चीन की गली गली में चलने लग गई। तो अब तक हमने ये पढ़ा है कि बॉक्सर विद्रोह के कारण क्या हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है बॉक्सर विद्रोह के दौरान बॉक्सर विद्रोह के कारण क्या थे, तो आप चीन की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बताओगे और साम्राज्यवाद। अब हम बॉक्सर विद्रोह को पढ़ने जा रहे हैं कि उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी और ये विद्रोह कैसे शुरू हुआ। तो देखो, आप सभी को पता है 1644 में छिंग वंश सत्ता में आया और जब 1644 में छिंग वंश सत्ता में आया तब से ही चीन में कुछ लोग अपने छोटे छोटे संगठन बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उन्हें लगता था जो छिंग वंश के लोग हैं ये विदेशी हैं, इन्हें चीन पर कंट्रोल होना ही नहीं चाहिए। तो एक लंबे समय से ही चीन में बहुत सारे छोटे छोटे गुप्त संगठन बन रहे थे। ये संगठन जितने भी थे ये सत्ता के विरोधी थे, विद्रोही थे और जब भी इन्हें लगता था कि इनके कष्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं,
ये अब अपने दुख को सह नहीं सकते, तो ये लोग या तो चोरी डकैती जैसी चीज़ें करते थे या फिर किसी संगठन में जुड़ जाते थे। तो ऐसे ही एक संगठन बना जिसका नाम था ई हेतुआन। ई हेतुआन की बात करें तो ये माना जाता है कि ये लोग व्हाइट लोटस पंथ से थे, यानी कि इनकी कम्युनिटी थी व्हाइट लोटस। और इनका ये कहना था कि चीन में जो मिंग राजा शासन करते थे इनके हम वंशज हैं, यानी कि मिंग राजा के वंशज थे और मिंग वंश के बाद छिंग वंश आया था। तो जब छिंग वंश सत्ता में आया था उससे पहले कौन सा वंश शासन करता था? मिंग। मिंग को ये माना जाता था कि ये चीन के लोग थे, जबकि छिंग जो लोग थे वो बाहर के लोग थे। तो अगर ये हितुआन लोगों के बारे में बात की जाए तो ये व्हाइट लोटस पंथ से संबंधित थे और मिंग सम्राट के क्या थे? ये वंशज थे। 1898 में बॉक्सर विद्रोह की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत हुई झिल्ली और सांडुंग से। सांडुंग नाम की जगह ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसकी अभी हम बात करेंगे। विद्रोह की जब शुरुआत हुई तो भाई लोगों ने पता क्या करना शुरू करा, जितने भी ईसाई परिवार थे उन्हें मारना शुरू करा, घरों पर हमला कर दिया और बड़े पैमाने पर गिरजाघरों को तोड़ना शुरू कर दिया, बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। जितने भी लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया था उन सबको मार डालना शुरू कर दिया और इस प्रकार से ये विद्रोह शुरू हुआ शांडुंग से। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बॉक्सर विद्रोह की शुरुआत शांडुंग में ही क्यों हुई भाई, किसी और राज्य से क्यों नहीं हुई? तो इस विद्रोह की शुरुआत शांडुंग में होने के कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जब चीन और जापान का युद्ध हुआ था जिसमें चीन हार गया था और जापान जीत गया था, तो जापान की सेनाओं ने सांडुंग को अपने कब्जे में कर लिया था। 3 सालों तक इस क्षेत्र को अपने कब्जे में रखा और सांडुंग के 2 बड़े बंदरगाह जर्मनी और इंग्लैंड के कब्जे में भी चले गए। यानी कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है भाई बॉक्सर विद्रोह सांडुंग में ही क्यों शुरू हुआ, तो आप बताओगे सांडुंग जो जगह थी वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। जब चीन जापान का युद्ध हुआ, जापान इस युद्ध में जीत गया और चीन हार गया, तो जापान ने 3 सालों तक सांडुंग क्षेत्र को अपने कब्जे में रखा। यहाँ के 2 बड़े क्षेत्र जर्मनी और इंग्लैंड के कब्जे में भी आ गए। तो ऐसे में इस क्षेत्र का बड़े पैमाने पर शोषण होने लगा। अब जर्मनी के लोग, इंग्लैंड के लोग, जापान के लोग बड़े पैमाने पर कहाँ आकर बसने लगे? शांडुंग में। तो यहाँ के जो शांडुंग के लोकल लोग थे वो बेरोजगार हो गए, इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई, इन्हें नौकर और गुलाम रखा बनाया जाने लगा, बड़े पैमाने पर इन लोगों को मारा जाने लगा और शांडुंग में बड़े पैमाने पर इन क्रिश्चियंस ने अपना धर्म फैलाना शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर चर्च फैलाने शुरू कर दिए, 1000 से ऊपर गिरजाघर बना दिए, 80,000 मिशनरी यहाँ पर आ गए, 80,000 से भी ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तित करवा दिया गया। और इसके अलावा ये केवल धर्म परिवर्तित करवाते कोई दिक्कत नहीं थी, ये पता क्या करते थे? लोगों के खेत खलियान कब्जे में कर लेते थे, उनके ऊपर निचली अदालतों से दबाव डालते थे, लोगों से धन वसूलते थे, गुंडागर्दी करते थे, गलत वारदातें करवाते थे, लोगों से धन वसूलते थे, चीनी जनता को कष्ट देते थे, छिंग राजवंश के अधिकारियों से नाक कटवाते थे, जनता का दमन करते थे। तो केवल धर्म का काम करते थे तो ठीक था, अधर्म का काम करने लगे दिक्कत ये हो गई। अब भाई जो ये बंदे थे बॉक्सर्स, इसीलिए उन्होंने इन्हें लपेटना शुरू कर दिया, इनके गिरजाघरों को तोड़ दिया, जितने भी लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया था उनमें से ढूंढ ढूंढ के लोगों को मारना शुरू कर दिया और विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो विदेशी गिरजाघरों के विरुद्ध जनता के संघर्ष शुरुआत 1896 में हुई और इनका एक संगठन था जिसका नाम था दा दाओ हुई। तो दा दाओ हुई नाम का एक संगठन था, इसने शुरुआत कर दिया मामला और जल्द ही यह आंदोलन पूरी तरीके से सांडुंग नाम की जगह पर फैल गया। इस संगठन में किसान, दस्तकार, गरीब, बेरोजगार, दिहाड़ी मजदूर ये सब लोग शामिल हो गए। यानी कि संगठन में बड़े पैमाने पर किसान जुड़े, दस्तकार जुड़े, गरीब लोग जुड़े, बेरोजगार लोग जुड़े। हालांकि इन लोगों ने अपनी कोई सेंट्रल, इनका ये नहीं था कि हमें कोई सत्ता बनानी है, हमें अपनी सरकार लानी है, इनका ऐसा कोई मतलब नहीं था। इनका तो मतलब ये था कि हम विदेशियों को मारकर यहाँ से भेज देंगे। बड़े पैमाने पर इनके जो लोग थे युवक, किशोर, किशोरियाँ थी, नेतागण हो चाहे साधारण बंदा हो, डिसिप्लिन में रहते थे ये लोग। इनके एक दस्ते में 10 योद्धा होते थे और 10 दस्तों की यानी कि 100 बंदों की एक ब्रिगेड होती थी। यानी कि बॉक्सर के एक ग्रुप में 10 योद्धा होते थे और 10 ग्रुप की एक ब्रिगेड होती थी। इस तरीके से ये चलते थे। 1899 से लेकर 1900 की सर्दियों में बॉक्सरों ने साम्राज्यवाद का विरोध कर दिया। इन्होंने कहा बाहरी लोगों को मारना शुरू कर दो। इन्होंने मिशनरियों को मारना शुरू कर दिया, गिरजाघरों पर हमला करे, यानी कि जितने भी जो लोग ईसाई धर्म को फैला रहे थे उन्हें मारना शुरू कर दिया, जो उनके चर्च थे उन्हें गिराने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, जो विदेशी लोग थे उन्होंने छिंग राजाओं से ये कहा कि भाई वो इस विद्रोह को दबाएं, लेकिन छिंग राजाओं ने इसकी तरफ कोई ध्यान दिया नहीं, बल्कि उन्हें, क्योंकि छिंग राजाओं के बहुत सारे अधिकारी ऐसे थे जो इस विद्रोह को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। विदेशी तो ये तक चाहते थे कि विद्रोह को कुचल दिया जाए और फिर पता है क्या है, शांडुंग नाम की जगह पर इस विद्रोह को कुचल भी दिया गया। एक नियम बनाया गया कि जिस भी विद्रोही को देखो देखते ही गोली मार दो। बड़े पैमाने पर यहाँ पर नरसंहार हुआ, ई हेतुआन को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, तो ये लोग ये शांडुंग से भागे और झिल्ली नाम की जगह पर चले गए।
यानी कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शांडुंग से हुई थी। और चले कहाँ गए? झिल्ली। अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है। 19वीं शताब्दी में चीन की सामाजिक आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ चुकी थी, बेरोजगारी बहुत तेज गति से बढ़ चुकी थी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, किसान पिसता ही जा रहा था, अधिकारी अपनी चला रहे थे और विदेशी शक्तियाँ चीन में इंटरफेयर कर रही थी। बड़े पैमाने पर चीन के लोगों का धर्म परिवर्तित करवाया जा रहा था, उन्हें क्रिश्चियनिटी में लादा जा रहा था, गिरजाघरों का निर्माण करवाया जा रहा था। ऐसे में एक ग्रुप बनता है ई हेतुआन। ई हेतुआन की बात करें तो ये लोग शांडुंग क्षेत्र में रहते थे। शांडुंग क्षेत्र की बात करें तो ये जापान के कब्जे में 3 साल तक रहा। वहाँ के लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया, वहाँ के लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, उनसे उनके रोजगार छीन लिए गए, बड़े पैमाने पर लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करवाया गया, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनसे वारदातें करवाई गई, उन्हें कष्ट दिए गए। ऐसे में अंततः लोगों के जब कष्ट असहनीय हो गए, जब उन्हें लगने लगा कि अब हम सहन नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने अपना विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह को बॉक्सर विद्रोह कहा गया। बॉक्सर विद्रोह की शुरुआत दा दाओ हुई नामक संगठन से शुरू होती है और शांडुंग नाम की जगह पर होती है। लेकिन शांडुंग में जो विदेशी अधिकारी थे उन लोगों ने एक ऑर्डर दिया कि जिस भी विद्रोही को देखो देखते ही गोली मार दो। ऐसे में जो ये नाम जगह थी शांडुंग नाम की जगह, इस जगह से विद्रोही भाग गए और इन्होंने पनाह ली कहाँ पर? झिल्ली में। लेकिन जब झिल्ली नाम की जगह पर विद्रोह की पनाह ली इन्होंने, उसके बाद तो विद्रोह फैलता ही चला गया। मंगोलिया, हुनान और हर जगह पर विद्रोह फैलने लगा। बड़े पैमाने पर ईसाइयों को मौत के घाट उतारा गया, लड़ाइयाँ बहुत सारी लड़ी गईं, गिरजाघरों को तोड़ दिया गया, विदेशियों की संपत्तियों को तोड़ दिया गया और कई महीनों बाद ये बीजिंग तक पहुंच गए। इन्होंने वहाँ का एक शहर था चोचो, इस शहर पर कब्जा भी कर लिया। यानी कि बॉक्सर विद्रोह भले ही शांडुंग जगह से इन्हें भागना पड़ा हो, लेकिन आसपास के क्षेत्रों पर इन्होंने बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया। इन्होंने एक नारा दे दिया, भाई विदेशियों का विनाश करो, इन विदेशियों से हमें बहुत ज़्यादा नफरत है, उन संधियों से नफरत है जिन संधियों के माध्यम से ये चीन को गुलाम बना रहे हैं। हर जगह पता है इन्होंने पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए। इन लोगों ने पोस्टर चिपका चिपका कर कहा कि हमें नफरत है उन संधियों से जो देश को हानि पहुंचाती है, हमें नफरत है उन विदेशियों से, इन विदेशियों को हम जब तक बाहर नहीं निकाल देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ऐसे में बड़े पैमाने पर बीजिंग शहर 1900 तक इश्तिहारों से भर गया, हर जगह इश्तिहार चिपका दिए गए। ई हेतुआन के सदस्य दिन और रात में बीजिंग शहर में गश्त करने लगे, बड़े पैमाने पर तैनाती होने लगी। ये लोग लाल पगड़ी पहनते थे, लाल कमरबंद पहनते थे और लाल किनारी वाले जूते पहनते थे। हाथों में इनके तलवारें होती थी और भाले होते थे और सड़कों पर निकल जाते थे ये लोग। इन्होंने अपने 800 से अधिक धार्मिक स्थल स्थापित किए, बड़े बड़े घरानों में ठहरे, विदेशियों पर इन्होंने हमले करे, विदेशी दूतावासों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। धीरे धीरे करके संघर्ष फैलता ही चला गया, फैलता ही चला गया और फैलता ही चला गया। और अंत में साम्राज्यवादियों को मजबूरी में आकर इस मामले में इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ बड़े पैमाने पर ईसाइयों को मारा जा रहा है। अब ये बात ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इनको चुभ रही है कि यार जो छिंग वंश के राजा हैं ये इसे रोकने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में पता क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि ये जो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका ये सब पता क्या कहेंगे? ये डिमांड करेंगे, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका ये डिमांड करेंगे कि भाई जो चीन की सरकार है वो इस संगठन को अपराधी संगठन घोषित करे और इसकी कार्रवाइयों को ख़त्म करें। लेकिन इधर जो चीन की सरकार होगी वो ये समझ जाएगी कि विदेशी बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है, पहले विदेशियों को ख़त्म कर दिया जाए, फिर बॉक्सरों को तो बाद में हम विद्रोह कर देंगे। यानी कि जो चीन की सरकार थी, जो छिंग वंश की सरकार थी, वो कहीं ना कहीं विद्रोहियों को सपोर्ट कर रही थी। ऐसे में जब छिंग वंश की सरकार ने कुछ भी नहीं किया तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, जापान, अमेरिका, रूस, इन 8 ताकतों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और इन सब ने मिलकर सीधे सीधे बॉक्सर विद्रोह को ख़त्म करने की बात कर दी। अब बेचारे बॉक्सर्स इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियों का मुकाबला कैसे कर पाते? 21 जून सन 1900 को युद्ध का ऐलान कर दिया गया और 24 घंटे के अंदर ही बीजिंग छोड़ देने की बात कर दी गई। उत्तरी चीन में युद्ध छिड़ गया और दक्षिण प्रांत के जो राज्यपाल थे वो सब विदेशी ताकतों के साथ आ चुके थे। परिणाम ये हुआ कि बॉक्सर्स हार गए और ये चीन के इतिहास में सिर्फ इतिहास बनकर रह गए। यहाँ से यहाँ तक बड़े पैमाने पर मारकाट हुई, लूट हुई, बलात्कार हुए, आगजनी हुई, वैज्ञानिक उपकरणों को लूट लिया गया, पुस्तकों को जला दिया गया और बड़े पैमाने पर चीन की चीज़ों को नष्ट कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि बॉक्सर्स हार गए और एक संधि हुई। इस संधि का नाम था बॉक्सर प्रोटोकॉल। 7 सितंबर 1901 को ये संधि हुई और इस संधि में 12 अनुच्छेद थे। इस अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद ये था कि चीन का जो शाही परिवार है ये जर्मनी में के बर्लिन में जाएगा और वहाँ पर जाकर जो जर्मनी के अधिकारी मारे गए हैं उनकी हत्या के लिए एक स्मारक बनाएगा और माफ़ी मांगेगा। जिन जिन शहरों में विदेशियों की हत्या हुई है, चीन के जिन जिन शहरों में विदेशियों की हत्या हुई है,
वहाँ पर जाकर जितनी भी सरकारी सेवाएं होती हैं, सरकारी नौकरियां होती हैं, वो ख़त्म कर दी जाएंगी। चीन की तरफ से लोग जाएंगे और अपनी तरफ से खेद प्रकट करेंगे। जिन जिन विदेशी बस्तियों को अपवित्र करना पड़ा था वहाँ पर प्रायश्चित किया जाएगा और बड़े बड़े स्मारक बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, दूतावासों को आरक्षित रखा जाएगा, किले बनाए जाएंगे और जितने भी किले वैसे हैं उन्हें ढा दिया जाएगा, बड़े पैमाने पर हर्जाना दिया जाएगा। 33 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर का हर्जाना दिया जाएगा। यानी कि इतना नुकसान हुआ है विदेशी शक्तियों का, और ये हर्जाना कौन देगा? चीन देगा। ऐसे में चीन की प्रभुसत्ता और आत्मसम्मान पर बहुत प्रहार था, और परिणाम ये होगा कि ये खर्चा कहाँ से देगा चीन? तो इस खर्चे को निकालने के लिए समुद्र की सीमा शुल्क ले लेंगे जो चीन के कंट्रोल में था पहले, नमक टैक्स लगा देंगे, और इस प्रकार से बड़ी बड़ी महाशक्तियों के अंडर में आ जाएगा चीन। और इसी के बाद 1911 की क्रांति होगी जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बॉक्सर विद्रोह की बात करें तो बॉक्सर विद्रोह धर्म के खिलाफ एक विद्रोह था, विदेशियों के खिलाफ एक विद्रोह था, सामाजिक सुधार के लिए एक विद्रोह था, छिंग राजाओं की कमजोरी के खिलाफ एक विद्रोह था, और इस विद्रोह को बड़ी बड़ी महाशक्तियों द्वारा दबा दिया गया। बॉक्सर प्रोटोकॉल चीन की स्वायत्तता पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। विद्वानों की बहस है कि बॉक्सर विद्रोह को माने क्या विद्रोह ये सिर्फ वास्तव में बॉक्सरों का है? तो देखो भाई, बॉक्सर विद्रोह के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। चीन में जो आधिकारिक प्रकाशन हैं, मिशनरी दस्तावेज हैं, इतिहासकारों की जो पांडुलिपियाँ हैं, चीनी सरकार के जो दस्तावेज हैं, जब हम ये सब पढ़ते हैं तब हमें बॉक्सर विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बात तो पक्का ही है कि बॉक्सर विद्रोह ईसाई विरोधी भी था और ये विदेशियों के विरोधी में भी था। हालांकि विद्वान इस पर बहस करते रहते हैं कि भाई क्या वास्तव में इसे सिर्फ हम ईसाई विरोधी माने या फिर इसे विदेशी विरोधी मान लें। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिए गए हैं। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप सो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर बॉक्सर विद्रोह पर क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। देखो, चैप्टर को समराइज़ करना ही उचित होगा। अगर हम लाइन टू लाइन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो चैप्टर को पढ़ाने में कम से कम 2-2 ढाई घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए चैप्टर को समराइज़ किया जा रहा है ताकि आप अच्छे से अपने चैप्टर जो है पेपर में क्वेश्चन आए तो वो कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।